लीगल क्वेस्ट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में, यानी सीपीसी के बारे में। सीपीसी खुद में एक अलग दुनिया है मित्रों। यहाँ पे सिविल रिलेटेड जितने प्रोसीडिंग्स चलते हैं वो सब गवर्न होते हैं सीपीसी से, यानी सिविल प्रोसीजर कोड से। हम में से बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि सीपीसी सिर्फ यूज किया जाता है सिविल कोर्ट्स में या फिर एक कोर्ट का एस्पेक्ट है। ये चीज सही नहीं है मित्रों। सीपीसी फॉलो किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में या फिर जितने भी सिविल प्रोसीडिंग चलते हैं, मानिए ग्राम पंचायत हो, जो भी हो, जहां पे नोटिस जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सिविल प्रोसीजर कोड से। तो इस सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 1 जो कहता है पार्टीज टू द सूट, ये क्या कहता है, इसके डिटेल्स क्या है मित्रों, और इसके रूल्स 1 to 13 क्या कहता है, ये हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका पहला रूल क्या कहता है मित्रों, हु मे बी जॉइंट एज अ प्लेंटिफ। जैसे कि ऑर्डर 1 डील करता है पार्टीज टू द सूट में, तो जितने भी रूल्स है वो डील करेंगे इसी बारे में। ये जो भी सूट है उस सूट में पार्टीज कितने हो सकते हैं और उनका क्या रिलीफ रहेगा, उनका क्या रोल रहेगा, उनका क्या एस्पेक्ट रहेगा, इस बारे में। तो रूल 1 क्या कहता है कि कौन प्लेंटिफ बन सकता है, प्लेंटिफ बनने का अधिकार किसे है, या फिर कोई कौन प्लेंटिफ करके ऐड हो सकता है। तो एनी रिलीफ, जिसको भी कोई रिलीफ चाहिए उस एस्पेक्ट में, उस ट्रांजैक्शन में, वो एज अ प्लेंटिफ करके वहां पे ऐड हो सकता है मित्रों। रूल 2 क्या कहता है मित्रों, पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, यानी कोर्ट कब सेपरेट ट्रायल कर सकता है। यानी अगर आप 3-4 प्लेंटिफ या फिर 4 से ज्यादा भी प्लेंटिफ, यानी यहाँ पे नंबर की बात नहीं है, ज्यादा प्लेंटिफ अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो कोर्ट किसी एक प्लेंटिफ को या फिर कोई बंच ऑफ प्लेंटिफ्स को उनका अलग ट्रायल ले सकता है, उनके कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, उनका जो रिलीफ है उसके हिसाब से। रूल 3 क्या कहता है मित्रों, हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स, यानी डिफेंडेंट्स एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। किस केस में एक से ज्यादा हो सकते हैं उस बारे में इसमें बात किया गया है। जिस डिफेंडेंट का रिलीफ वहां पे उनको रिलीफ मिल सकता है, उनका रिलीफ वहां पे अराइज हो रहा है, एज ए डिफेंडेंट करके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। रूल 3A भी उस बारे में ही बात करता है मित्रों कि वहां पे कौन कोर्ट कब अलग ट्रायल ले सकता है एक डिफेंडेंट के लिए, या फिर अलग जजमेंट भी सुना सकता है एक डिफेंडेंट के लिए। रूल 4 भी जजमेंट के बारे में ही बात करता है। रूल 4 कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट 1 और मोर जॉइंट पार्टीज, यानी यहाँ पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ होंगे या फिर एक से ज्यादा डिफेंडेंट होंगे तो कोर्ट ओनली 1 डिफेंडेंट या ओनली 1 प्लेंटिफ या फिर कोई सीमित नंबर में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, इनको ही रिलीफ दे सकता है। उस कोर्ट की जजमेंट उनको ही रिलीफ देने के हिसाब से भी आ सकती है मित्रों। ये एक जुडिशियल मैटर है, ये हम आगे प्रोसीडिंग में समझ में आएगा। रूल 5 क्या कहता है मित्रों कि हर एक डिफेंडेंट, जरूरी नहीं कि दूसरे डिफेंडेंट जितना ही रिलीफ उसको उसे भी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है मित्रों। रूल 6 के हिसाब से जो प्लेंटिफ है मित्रों वो मास्टर रहेगा उस सूट का। रूल 6 के हिसाब से जो प्लेंटिफ है वो मास्टर रहेगा उस सूट का, यानी प्लेंटिफ डिसाइड करेगा कि किसे ज्वाइन करना है एज ए प्लेंटिफ, यानी को प्लेंटिफ के जैसे। रूल 7 के हिसाब से मित्रों कई बार ऐसा होता है कि प्लेंटिफ को खुद पता नहीं होता कि ये रिलीफ जो मांगना है वो किस बंदे से मांगे। अगर उस ट्रांजैक्शन में 3 से ज्यादा या फिर 1 से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हो तो किस बंदे से रिलीफ मांगे, ये उसे कंफ्यूजन रहता है मित्रों। तो इस केस में प्लेंटिफ को जितने भी बंदों का कॉन्टैक्ट आया है वो सबको वो उस सूट में इन्वॉल्व कर सकता है, सबको इंडल्ज कर सकता है मित्रों। रूल 8 में जो चीज बताई गई है उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, यानी 1 पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। सब पर्संस को रिप्रेजेंट करते हुए एक ही बंदा उसका केस लड़ेगा या फिर एक ही बंदा उसका केस डिफेंड करेगा। ये ज्यादातर उन केसेस में होता है जहां पे डिफेंडेंट का या फिर प्लेंटिफ्स का नंबर बहुत ज्यादा है और सब लोगों को कोर्ट में एक ही समय पे आने पे बहुत दिक्कत होती है। वहां पे वो किसी बंदे को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। लेकिन यहाँ पे जो डिक्री पास होगी मित्रों वो बाइंडिंग होगी उन सारे बंदों को जिन्होंने उसके रिप्रेजेंटेटिव करके अपॉइंट किया है। रूल 8A इस बारे में बात करता है, अगर कोई कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चालू है जिसका आप पार्टी नहीं हो लेकिन आप इंटरेस्टेड हो उस चीज में, उस डिस्प्यूट में, और अगर आप वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है तो आप उसमें बात कर सकते हो अगर आप पार्टी नहीं हो तभी भी। रूल 9 बात करता है नॉन जॉइंडर्स के बारे में या फिर मिस जॉइंडर्स के बारे में। अगर कोई डिक्री पास होती है नॉन जॉइंडर्स की और मिस जॉइंडर्स की, बस मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर इसी रीजन से कोई डिक्री वैलिड नहीं हो सकती, ये बात की गई है रूल 9 में। लेकिन अगर नेसेसरी पार्टीज को वहां पे इन्वॉल्व नहीं किया है एज ए जॉइंडर करके तो हाँ वो डिक्री वॉइड हो जाएगी मित्रों। अब यहाँ पे नेसेसरी पार्टीज क्या है, मिस जॉइंडर क्या है, नॉन जॉइंडर क्या है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल में उस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे मित्रों। तो यहाँ पे रूल 10 क्या कहता है, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अगर कोई प्लेंटिफ ने कोई सूट लाया है जो कि
इंस्टीट्यूशन से लेके अब तक एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर वो सूट लाने में वो जो प्लेंटिफ या फिर वो बोनाफाइड लिटिगेंट नहीं है, तो कोर्ट वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता है प्लेंटिफ को, या फिर नया प्लेंटिफ ऐड कर सकता है, जैसे कि उस सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट डिटरमाइन करता है। यहाँ पे कोर्ट के पास पावर भी है स्ट्राइकिंग आउट ऑफ पार्टीज, यानी कोर्ट को ये पावर है कि जो पार्टीज वहां पे नेसेसरी नहीं है उनको वो स्ट्राइक आउट भी कर सकता है कोर्ट। जहां पे एक नया डिफेंडेंट ऐड होता है वहां पे प्लेंटिफ को ये एक बेनिफिट मिलता है कि वो सूट को अमेंड भी कर सकता है, उस प्लेंट को अमेंड कर सकता है। मित्रों, रूल 10A के हिसाब से कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई प्लीडर को भी बोल सकता है एड्रेस करने के लिए वो इशू या वो सूट जिसमें उन्होंने वो उस प्लेंटिफ ने कोई प्लीडर अपॉइंट नहीं किया है, वहां पे इंटरवीन करने के लिए भी कोर्ट उस प्लीडर के लिए प्लीडर को बोल सकते हैं। रूल 12 के हिसाब से जहां पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ हो या फिर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो मित्रों, वहां पे आप आपके को डिफेंडेंट या को प्लेंटिफ उनको ऑथोराइज कर सकते हैं आपके बिहाफ वहां पे सूट में अपीयर होने के लिए, लेकिन ये ऑथोराइजेशन आपका साइंड होना चाहिए, रिटन होना चाहिए और वो कोर्ट में फाइल भी होना चाहिए। रूल 13 के हिसाब से ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंटर और मिस जॉइंट, यानी आपको अगर ऑब्जेक्शन है जो भी डिफेंडेंट्स ऐड हुए हैं या फिर जो भी प्लेंटिफ्स ऐड हुए हैं उन पर, तो आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा एज क्विकली एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको एक ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो आपको जो भी आपका राइट है ऑब्जेक्शन लेने का वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा, वो बाद में आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो ये तो मित्रों एक वीडियो था ऑर्डर 1 पे सिविल प्रोसीजर कोड के, हम और भी वीडियो इस प्रकार के लाएंगे। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इस बारे में बात कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू मित्रों।